मॉर्निंग क्लास। मैं डॉक्टर प्रेम बाफना, साचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, बीए पार्ट 3, पेपर फर्स्ट, पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक प्लेटो। आज के व्याख्यान का विषय है प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत। विचारक फोस्टर के अनुसार प्लेटो के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन में सर्वाधिक मौलिक धारणा दार्शनिक राजाओं का शासन है, यानी कि ये प्लेटो का अपना स्वयं का विचार है। इस विचार के पीछे का जो कारण है वो यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि प्लेटो का जन्म एथेंस के एक कुलीन परिवार में हुआ था और पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत होने के कारण प्लेटो सक्रिय राजनीति में जाने का इच्छुक था, परंतु तत्कालीन राजनीति में स्वार्थपरता, अज्ञानता को चरम पर देख प्लेटो को गहरा आघात लगा और वो दर्शन की ओर आकृष्ट हो गया। तत्कालीन यूनान के नगर राज्यों में राजनीतिक समाज की जो बुराइयां और दुर्दशा प्लेटो ने देखी, उससे प्लेटो का राजनीति से मोहभंग हो गया और वो राजनीतिक जीवन की बुराइयों को दूर करने के उपायों पर विचार करने लगा। प्लेटो ने अपने आप को राजनीति से अलग रखा और वह राजनीतिक सुधार करना चाहता था। इस संबंध में पर्याप्त चिंतन मनन करने के पश्चात प्लेटो ने यह निष्कर्ष निकाला कि नगर राज्यों में तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती जब तक कि शासन संचालन का कार्य सर्वाधिक बुद्धिमान और स्वार्थ रहित लोगों के हाथों में न आ जाए। अपने इस विचार का प्रतिपादन रिपब्लिक में करते हुए प्लेटो ने लिखा है, हमारे नगर राज्यों में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक कि दार्शनिक राजा न होंगे या इस संसार के नरेशों और युवराजों में दर्शन की भावना और सत्ता न होगी। अब हम देखते हैं दार्शनिक शासक के गुण। प्लेटो का जो दार्शनिक शासक है उसमें विवेक तत्व की प्रधानता होती है। वह निरपेक्ष भाव से उचित और अनुचित में अंतर को समझने वाला है, यानी कि वो अच्छाई और बुराई में अंतर को जानता है और सदैव अच्छाई के मार्ग पर चलने वाला है। वह सत्य के मार्ग पर चलने वाला व जनहितैषी है। दार्शनिक शासक उच्च शिक्षा प्राप्त है, पूर्ण रूप से ज्ञानी है, कुशाग्र बुद्धि का है और पूर्ण प्रज्ञावान होने के कारण विचार जगत के अंतिम सत्य को जानता है। यानी कि प्लेटो का जो दार्शनिक शासक है वो अंतिम सत्य जानता है। उसे भौतिक जगत की कोई भी वस्तुएं आकृष्ट नहीं कर सकती। कंचन और कामिनी का मोह उसको कभी भी उसके कर्तव्य से विचलित नहीं कर सकता। दार्शनिक शासक पूर्ण रूप से आत्मसंयमी है, सहनशील है, न्याय का मित्र है, नीतिपरायण है। तो श्रेष्ठ आत्मा के सभी गुण प्लेटो के दार्शनिक शासक में विद्यमान है। ऐसे गुणों से युक्त दार्शनिक ही नगर का अच्छा और सच्चा संरक्षक है, ऐसा प्लेटो का मानना। दार्शनिक शासक का एकमात्र प्रमुख दायित्व है आदर्श राज्य व्यवस्था का सफल संचालन और संरक्षण। इस दृष्टि से प्लेटो ने दार्शनिक शासक के जो कर्तव्य एवं दायित्व बताए हैं वो इस प्रकार है। पहला जो दायित्व है कि न्याय सिद्धांत का पालन कराए। प्रत्येक व्यक्ति अपने निश्चित कर्तव्यों का पालन करे और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे। दूसरा जो पॉइंट है कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राज्य में अत्यधिक संपन्नता और विपन्नता की स्थिति नहीं हो, क्योंकि इससे अनेक बुराइयां उत्पन्न हो जाती है। प्लेटो ने दार्शनिक शासक के जो कर्तव्य निर्धारित किए हैं वे तत्कालीन यूनान की दशा को देखते हुए ही किए हैं, क्योंकि नगर राज्य संपन्न और विपन्न, अमीर व गरीब इस आधार पर विभाजित थे और गरीब लोगों का शोषण किया जा रहा था। कहीं न्याय नहीं दिखाई दे रहा था और सर्वत्र खुला वर्ग युद्ध
चल रहा था। ये सब देखकर प्लेटो का ये निष्कर्ष निकाला कि अराजकता का मुख्य कारण लोगों में फैला हुआ अज्ञान था, और प्लेटो ने अपने जो दार्शनिक शासक के दायित्व है उनमें यह निश्चित करता है कि वह शिक्षा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने दे, क्योंकि प्लेटो का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षा के द्वारा ही इन बुराइयों का उपचार किया जा सकता है। और जो अगला बिंदु है वो प्लेटो कहता है कि राज्य का आकार इतना ही रखा जाए कि राज्य में एकता और आत्मनिर्भरता बनी रहे, यानी कि जहाँ तक संभव हो राज्य का अत्यधिक विस्तार नहीं हो, एकता और आत्मनिर्भरता के अनुकूल राज्य का क्षेत्रफल होना चाहिए। तो ये जो प्लेटो ने कुछ प्रमुख दायित्व निश्चित किए हैं दार्शनिक शासक के। शासक के सिद्धांत की आलोचनाएं इन तर्कों के आधार पर की जाती है। ये कुछ प्रमुख आलोचना के बिंदु है। पहला है कि निरंकुश शासन का मार्ग प्रशस्त करना। प्लेटो दार्शनिक शासक को असीमित शक्ति प्रदान करके निरंकुश शासन का मार्ग प्रशस्त करता है। सेबाइन के अनुसार दार्शनिक शासन का सिद्धांत प्रबुद्ध निरंकुशता का सिद्धांत है, और इसी विचार को लॉर्ड एक्टन कहते हैं कि सत्ता मनुष्य को भ्रष्ट करती है और निरंकुश सत्ता पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है। इस प्रकार प्लेटो ने अपने दार्शनिक शासक को जो असीमित शक्ति प्रदान की है वो निरंकुश शासन का मार्ग प्रशस्त करती है। दूसरा जो बिंदु है कि नागरिकों की स्वतंत्रता और स्वविवेक का अंत हो जाएगा। आलोचकों का कहना है कि दार्शनिक राजा को शासन की संपूर्ण शक्ति प्रदान कर नागरिकों की स्वतंत्रता और स्वविवेक का अंत कर दिया है। उनकी स्थिति मशीन के पुर्जों की तरह हो जाती है, जो काम तो करते हैं पर चेतना शून्य रहकर मानव को जड़ की स्थिति या पशुओं की सी स्थिति में पहुंचाने वाली यह व्यवस्था किसी भी रूप में सही नहीं कही जा सकती। अगला जो बिंदु है कि जनतंत्र विरोधी, ये जो विचार है वो प्रजातंत्र के सिद्धांत स्वतंत्रता समानता के विपरीत है। शासक का चयन जनता नहीं करती, जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है और न ही जनता उसे हटा सकती है। तो प्लेटो की यह धारणा कि सद्गुण केवल कुछ ही लोगों का विशेषाधिकार है और वह दार्शनिक शासकों में है, यह सिद्धांत लोगों के सामूहिक ज्ञान की उपेक्षा करता है। जो अगला बिंदु है कि प्लेटो द्वारा दार्शनिक शासक के विवेक में पूर्ण विश्वास कर आदर्श राज्य व्यवस्था में कानून की पूर्ण उपेक्षा करना उचित नहीं है। तो आलोचकों का मानना है कि दार्शनिक शासक की जो अवधारणा है वो व्यवहारिक धरातल पर लागू नहीं की जा सकती, उसमें अनेक कमियां या दोष हैं। आलोचनात्मक मूल्यांकन जब हम करते हैं तो हमें आलोचना के साथ साथ महत्व भी बताना होता है। दार्शनिक शासक की अवधारणा की सैद्धांतिक आधार पर कटु आलोचनाएं की गई है। इसे व्यवहारिक रूप से लागू किया जाना संभव नहीं है, परंतु प्लेटो की इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि शासन करना एक कला है। शासक वही व्यक्ति होना चाहिए जो इस कला में निपुण हो, विशेषज्ञ हो। शासन की बागडोर जो है वो पूर्ण विवेकवान प्रशिक्षित व्यक्तियों के हाथ में हो। दार्शनिक शासक से तात्पर्य ज्ञानी व्यक्तियों का शासन। प्लेटो के समय में नगर राज्य जब रोगग्रस्त थे, अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त थे, राजनीतिक स्वार्थपरता और अज्ञानता सर्वत्र देखने को मिल रही थी और शासन की बागडोर ऐसे ही स्वार्थी और अज्ञानी राजनीतिज्ञों के हाथ में थी। ऐसे में प्लेटो ने अपना उपचार या समाधान प्रस्तुत किया और कहा कि शासन की बागडोर विवेकी, विशेषज्ञ, ज्ञानी और प्रशिक्षित शासकों के हाथ में होगी तो राज्य में शांति व्यवस्था बनी रहेगी, स्वतः ही न्याय की स्थापना हो जाएगी।